द्वार पर एक लंबा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी पारदर्शी आंखें बर्फीले पहाड़ की चोटी पर ठंडे स्वच्छ झरने की तरह थीं। उसका चेहरा सुंदर था और भौहें लंबी थीं। उसके लंबे और फुर्तीले शरीर पर एक चुस्त चांदी रंग की पोशाक थी। चांदी के रंग के कपड़े और उसकी गर्म जैद जैसी त्वचा एक दूसरे के पूरक थे, जिससे लड़की को एक विशेष बर्फीली धातु जैसी सुंदरता मिल रही थी। दूसरों को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि चांदी के कपड़े पहने इस लड़की के वास्तव में लंबे चांदी के बाल थे जो उसकी कमर तक फैले हुए थे। ये चांदी का रंग बीमारी का हल्का चांदी का रंग नहीं था, बल्कि ये मुलायम और कोमल चांदी के धागों जैसा था। जैसे जैसे वह बहता गया, चांदी के वस्त्र पहने लड़की को एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ। जब उसकी निगाह ने उसे ध्यान से देखा, तो जियो यान अपने दिल में उसकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़की हॉल में उपस्थित अधिकांश लोगों की निगाहें गर्म करने में सक्षम थी। इस प्रकार का प्रेम और आचरण उत्कृष्ट माना जाता था। उसकी तुलना में लिन फेई के नाम से जानी जाने वाली महिला में इस तरह के आध्यात्मिक आचरण का अभाव था। पूर्ण चमक के साथ मुलायम और कोमल चांदी जैसे बाल अन्य महिलाओं के दिल में थोड़ी ईर्ष्या पैदा करने के लिए आसान थे। अपनी नज़र चारों ओर घुमाने के बाद जियो यान ने धीरे से उसे वापस ले लिया। उसने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया और सचेत होकर एक छोटा रास्ता खोल दिया। चांदी के वस्त्र पहने लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने जियो यान को अनदेखा कर दिया और सीधे फ्रैंक की ओर बढ़ गई। किनारे पर खड़े होकर जियो यान ने उसके जाते समय उसके शरीर की हल्की सुगंध को सूंघा और मन ही मन मुस्कुराहट के साथ उसकी प्रशंसा की। बहुत अच्छी विशेषता, अध्यापक। जैसे ही वह फ्रैंक के सामने पहुंची, चांदी के वस्त्र पहने लड़की के खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। एक क्षण में वह मुस्कान बर्फीले पहाड़ पर खिले बर्फ के कमल के समान हो गई, जिससे सभी को सुंदरता का एहसास हो गया। हा, तुम अंततः यहां आ गए। एओ तो बुरा आदमी पहले से ही अधीर हो गया था। फ्रैंक ने सौम्य दृष्टि से उस छात्र की ओर देखा जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था और प्रसन्न स्वर में कहा, ग्रैंडमास्टर एओ तुओ। चांदी के वस्त्र पहने लड़की ने अपना सिर झुकाया और एओ तुओ का अभिवादन किया, जो अपनी आंखें घुमा रहा था। जू मेई वास्तव में अपने शिष्टाचार जानती है, मेरी तुलना में। खांसी तारांकन। ठीक है, चूंकि आप यहाँ हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एओ तुओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तभी उसने पलटकर देखा कि उसकी छात्रा अपना छोटा सा मुंह दबा रही थी। अनायास ही उसने अपना सिर हिलाया और तुरंत अपने शब्द बदल दिए। थोड़ा सिर हिलाते हुए जू मेई भी सबकी निगाहों के सामने पत्थर की मेज की ओर चली गई। उसके और लिन फी के बीच एक खाली मेज थी। जब दोनों की आंखें मिली तो कुछ चिंगारियां निकलीं। ऐसा प्रतीत होता था कि उन दोनों के बीच सामंजस्य नहीं था। कृपया बाद में कढ़ाई में विस्फोट न होने दें। अगर तुम असफल हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे परेशान मत करना। लिन फेई ने अपनी सुंदर नाक उठाए और धीरे से सूंघी, जैसे ही उसका हाथ उसी मॉडल के औषधीय कढ़ाई पर हल्के से टैप कर रहा था। मुझे लगता है कि अगर आप विचलित नहीं भी हैं, तो भी आपकी असफलता की संभावना कम नहीं होगी। जू मेई मंद मंद मुस्कुराए। यद्यपि वह सतह पर ठंडी दिख रही थी, लेकिन अपने कुछ वर्षों के प्रतिद्वंद्वी के सामने उसके लिए शांत रहना कठिन था। खांसी, ठीक है। ये देखते हुए कि बारूद की गंध पहले से ही दोनों के बीच बढ़ती जा रही थी, इस तथ्य के बावजूद कि परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई थी, फ्रैंक केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। जिसके बाद उसने जियाओ यान का सामना किया जो एक कोने में था। युवक, तुम वहां क्यों नहीं जाते? मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। हा, यदि आप असफल भी हो जाएं तो भी कोई बात नहीं, आपके सामने बहुत समय है। उनके शब्दों का अर्थ सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि फ्रैंक को जियो यान के सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई अधिक आशा नहीं थी। अपने कंधे उचकाते हुए जियो यान ने उस जगह की ओर देखा जहां फ्रैंक ने इशारा किया था। वह असहाय होकर अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह स्थान उन दो लड़कियों के बीच था जो झगड़ालू मूड में थीं। जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को चुनौती दे रही दो लड़कियों ने फ्रैंक की व्यवस्था सुनी, तो उन्होंने अनजाने में जियो यान की ओर देखा। हालांकि जियाओ यान को उस तरह का बेहद खूबसूरत आदमी नहीं माना जा सकता था जो पहली नज़र में ही महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले, लेकिन कम से कम वह उन लोगों को घृणा का अनुभव नहीं कराएगा जो उसे देखते हैं। इस प्रकार दोनों में से किसी ने भी अपनी अस्वीकृति नहीं जताई। अचानक एक नज़र डालने के बाद उन्होंने अपनी नज़रें हटा लीं और पत्थर की मेज पर दवा को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक उपकरणों की जांच करने लगे। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए जियो यान ने उसी व्यवसाय के कुछ युवा लोगों की ईर्ष्यापूर्ण निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और वह धीरे धीरे पत्थर की मेज की ओर चला गया। उसकी आंखों के कोने उसके दोनों तरफ घूम गए।
लड़कियों की दो अलग अलग खूबसूरत आभाओं ने उसे खुद को सांत्वना देने का मौका दिया, इससे पहले कि वह पत्थर की मेज पर रखे औजारों की जांच करना शुरू कर दे। प्रथम श्रेणी के कीमियागर के लिए बुनियादी आवश्यकता ये थी कि वह व्यक्ति किसी औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम हो, जिसे आकार दिया गया हो। औषधीय गोली का प्रकार अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा यादृच्छिक रूप से तय किया जाता था। जियोयान ने पत्थर की मेज से बकरी की खाल से बना एक चर्मपत्र उठाया और उस पर एक नजर डाली। यह एक औषधीय फॉर्मूला था, जो एक औषधीय गोली के लिए था जिसे अमेजिंग स्ट्रेंथ पिल के नाम से जाना जाता था। इस शक्तिवर्धक गोली का प्रभाव यह होता है कि इसे खाने के बाद उपयोगकर्ता को कुछ समय के लिए शक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रथम श्रेणी की औषधीय गोलियों में इस प्रकार की औषधीय गोली को शायद मध्यम श्रेणी की ही माना जाता है, लेकिन पहली बार परीक्षा देने वाले किसी नवागंतुक के लिए ये निस्संदेह एक चुनौती थी। अपने हाथ में शक्ति बढ़ाने वाली गोली का औषधीय फॉर्मूला पकड़े हुए जियोयान की निगाहें बाईं और दाईं ओर घूम रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग औषधीय फॉर्मूला प्राप्त किया है। वह उसके पीछे उसके बगल में बैठी दो लड़कियों के हाव भाव से उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। औषधीय गोली पर खजाने भरोसा था जिसे उन्हें बनाना था। अंधेरे में छाई मुझे यह मत बताए कि ये दोनों बूढ़े लोग चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे। जियोयान ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने फ्रैंक की ओर देखा जिसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। एक बार फिर उसने अपनी नजर पत्थर की मेज पर घुमाई। पत्थर की मेज पर शक्ति संग्रह की गोली के लिए आवश्यक सामग्रियां रखी थीं। केवल 3 सेट सामग्री तैयार की गई। दूसरे शब्दों में, जो भी व्यक्ति शोधन प्रक्रिया के दौरान औषधीय अवयवों के इन तीनों सेटों का पूरी तरह से उपयोग कर लेता है और कुछ भी उत्पादित नहीं करता है, उसे परीक्षण में असफल माना जाएगा। औषधीय सामग्री के अलावा पास में ही कुछ अच्छे रंग की जेड की बोतलें भी रखी हुई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका उपयोग अंतिम गोली को संग्रहित करने के लिए किया जाना था। पत्थर की मेज पर रखी अधिकांश चीजों पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद जियोयान का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। अपनी वर्तमान कीमियागर क्षमता के साथ इस शक्ति संग्रह गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा बैंगनी ज्वाला की सहायता से उसकी वर्तमान कीमियागर कुशलता और भी मजबूत हो गई थी। एक साधारण औषधीय गोली, जिसे मुश्किल से टियर 1 औषधीय गोली माना जाता था, उसे परेशान करने की क्षमता नहीं रखती थी। चूंकि किसी ने परीक्षा शुरू होने की घोषणा नहीं की थी, इसलिए जियोयान की निगाहें बेतरतीब ढंग से उसके दोनों तरफ घूम गईं। दोनों लड़कियों की पत्थर की मेज पर रखी औषधीय सामग्री पर एक कठोर नजर डालने के बाद जियोयान ने अपने होठों को बंद कर लिया। याओ लाओ से प्रभावित होने के बाद जियोयान अब तैयार की गई औषधीय सामग्री पर एक संक्षिप्त नजर डालकर मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि अन्य दो किस प्रकार की औषधीय गोली को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहे थे। घाव भरने की गोली, जमने वाली ज्वाला की गोली। अरे यार, ऐसा क्यों है कि मेरा औषधीय फॉर्मूला कठिन है? जियोयान ने अपने दिल में असंतुष्ट स्वर में कहा। ज़ूमेई और लिनफी के औषधीय फार्मूलों की तुलना में उनकी शक्ति एकत्रित करने वाली गोली निस्संदेह सबसे कठिन थी। अरे, ये दोनों बूढ़े अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्थिति को बदलने में असहाय होने के कारण जियोयान केवल अपने दिल में फ्रैंक और एओतुओ को बुरी तरह से बदनाम कर सकता था। क्या आप सब ने जांच पूरी कर ली है? अगर कोई समस्या नहीं है तो परीक्षा शुरू हो गई है। जब फ्रैंक ने देखा कि पत्थर की मेजों पर नजर घुमाने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उसने अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ से एक बल्ब छूटकर हॉल में लगी एक प्राचीन धातु की घंटी पर जा गिरा। तुरंत ही हॉल में एक स्पष्ट झनकार गूंज उठी। घड़ी की घंटी सुनकर जियोयान के अलावा पत्थर की मेज पर बैठे सभी परीक्षार्थियों ने जल्दी से औषधीय कढ़ाई की आग पर अपने हाथ रख दिए। उनके शरीर में मौजूद डुक्यू बाहर निकल आया और एक धीमी फुफकार की आवाज के साथ तुरंत ही उनके औषधीय कड़ाहों में ज्वाला उठने लगी। औषधीय कड़ाहों के भीतर ज्वाला उठने के बाद बाहर की ओर धीरे धीरे एक पारदर्शी प्रकाश पर्दा दिखाई देने लगा। प्रकाश का पर्दा एक वर्गाकार आकृति बनाता था जो परीक्षार्थी को पूरी तरह से अपने भीतर घेरे रहता था। प्रकाश पर्दा हटते ही हॉल में हो रही कानाफूसी पूरी तरह शांत हो गई। सभी लोग पूरी तरह एकाग्र होकर परीक्षार्थियों की गतिविधियों को देख रहे थे। कभी कभी जब वे किसी नए चेहरे को देखते जो अपनी योग्यता में काफी अच्छे होते, तो वे चुपके से अपना सिर हिला देते। पत्थर की मेज के सामने खड़े होकर जियोयान ने अपना सिर घुमाया और अपने आसपास की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि ज़ूमेई और लिनफी के अलावा, जिनकी डुक्यूई लपटें थोड़ी गहरी थीं, हर किसी के कड़ाई में लौ हल्के पीले रंग की थी। जाहिर है, उनकी ताकत 4 सितारा डू जैसे भी कम थी।
पत्थर की मेजों पर हर कोई अपनी दवा को परिष्कृत करना शुरू कर रहा था। केवल जियोयान मूर्खतापूर्वक अपने आसपास को देखता रहा। उसका व्यवहार मुर्गियों के समूह के बीच बैठे सारस जैसा था और किसी के लिए भी उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। वह बच्चा, वह क्या कर रहा है? फ्रैंक ने झिझकते हुए जियाओयान की ओर देखते हुए अनिश्चितता से पूछा। मुझे नहीं पता। अपना हाथ हिलाते हुए एओ तुओ भी थोड़ा हैरान था। क्या ये संभव है कि इस बच्चे को ये भी नहीं पता था कि आग कैसे जलाई जाती है? यदि यह ऐसा होता तो क्या ये बहुत हास्यपूर्ण नहीं होता? खांसी तारांकन। क्या उसके पास किसी शिक्षक का अनुशंसा पत्र है? मुझे देखना है कि इस छात्र को किसने पढ़ाया है। फ्रैंक ने अपना हाथ हिलाया और अपने एक अधीनस्थ को बुलाकर कहा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि उनके पास कोई अनुशंसा पत्र नहीं है। हालांकि उसके रिकॉर्ड में याओ लाओ नाम का कोई व्यक्ति है जो उसका कीमियागर शिक्षक है। जियोयान की जानकारी को पलटने के बाद वह अधीनस्थ कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। याओ लाओ। अज्ञानता में अपनी आंखें झपकाते हुए फ्रैंक ने अपना सिर झुकाया और एओ तुओ को देखा। क्या आपने इस नाम के बारे में सुना है? मैं दशकों तक जियामा साम्राज्य में उलझा रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी ऐसे कीमियागर शिक्षक के बारे में नहीं सुना है जिसके पास याओ लाओ नामक छात्रों को स्वीकार करने की योग्यता हो। इस विदेशी नाम को लेकर एओ तुओ का सिर भी वैसे ही धुंध से भर गया था। रहने भी दो, समय पूरा होने पर हम विस्तार से पूछेंगे। हालात को देखकर मुझे लगता है कि उस बच्चे ने हमें धोखा दिया है। अपने हाथ में मौजूद जानकारी को चिढ़कर अपने अधीनस्थ की ओर फेंकने के बाद फ्रैंक के चेहरे पर थोड़ी बदसूरत अभिव्यक्ति थी। आखिरकार, यदि इस तरह का कोई मजाक वास्तव में उस शाखा में हुआ जिसके वे प्रभारी थे और खबर फैल गई, तो संभवतः अन्य शहरों की अल्केमिस्ट एसोसिएशन शाखाओं द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाएगा। जिस तरह फ्रैंक और बाहर मौजूद अन्य लोग जियोयान की हरकत से चिढ़ गए थे, उसी तरह हल्के पर्दे के अंदर से ज़ू मेई और लिनफी ने भी स्तब्ध भाव से इस अजीब युवक को देखा। क्या इस आदमी ने सोचा कि अब मौज मस्ती करने का समय आ गया है? जियोयान को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि उसकी हिचकिचाहट ने इतने सारे लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने हल्की सी आह भरी और धीरे से अपना हाथ आग के आउटलेट पर रख दिया। उसने मन ही मन लाचारी से कहा, जो भी हो, ये तो बस एक अनोखी लौ है। वे संभवतः मुझे जेल में नहीं डालेंगे और इसका अध्ययन करने के लिए मेरे टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे। अपने दिल में खुद को सांत्वना देने के बाद जियोयान के शरीर में डू क्यूई तेजी से आगे बढ़ने लगी, उसके क्यूई पथों से गुजरते हुए और उसकी हथेलियों के साथ आगे बढ़ने लगी। एक हल्की सी आवाज के साथ वह औषधियुक्त कढ़ाई में प्रवेश कर गया। टकराना। एक धीमी सी आवाज के बाद औषधीय कढ़ाई के भीतर अचानक एक प्रचंड बैंगनी रंग की ज्वाला उठी। उसी समय प्रकाश पर्दे के बाहर फ्रैंक अपने अधीनस्थ से चिढ़कर एक कप चाय ले रहा था। वह बस एक घूंट लेने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के कोने ने जियोयान के औषधीय कढ़ाई में उठती बैंगनी रंग की लौ पर ध्यान दिया। तुरंत ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पफ की आवाज के साथ उसके मुंह में मौजूद चाय खुरदुरे तरीके से बाहर थूक दी गई। चाय से उसके कपड़े गीले हो गए, लेकिन फ्रैंक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी उंगली कांप रही थी जब उसने प्रकाश पर्दे के भीतर जियोयान की ओर इशारा किया। चौंककर वह अनायास ही चिल्ला पड़ा, बैंगनी रंग की लौ, स्वर्गीय ज्वाला। ये सुनकर पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। कई निगाहें अचानक प्रकाश पर्दे के पीछे जियोयान की ओर मुड़ गईं। वो लड़का वास्तव में एक बैंगनी रंग की लौ बुलाया। मुझे मत बताओ, यह एक स्वर्गीय ज्वाला है। ये कैसे हो सकता है? हॉल में उपस्थित सभी कीमियागर औषधि भगोड़े में उठती और जलती हुई बैंगनी लौ को आश्चर्य से देख रहे थे। चूंकि उनके बीच एक हल्का पर्दा था, इसलिए वे मामले के सटीक विवरण के बारे में निश्चित नहीं हो सके। हालांकि लौ का रंग निश्चित रूप से संघनित डू क्यू से निर्मित एक साधारण डू क्यूई लौ नहीं था। स्वर्गीय ज्वाला। फ्रैंक और एओ तुओ ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं लगता, इसके अलावा उस बच्चे की ताकत के साथ वह इतनी आसानी से तीव्र स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। एओ तुओ ने बैंगनी ज्वाला को गौर से देखा जो जियोयान की आध्यात्मिक धारणा के नियंत्रण में उठ रही थी, और उसने गहरी आवाज में कहा, वास्तव में कुछ अंतर है। स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। फ्रैंक ने अपनी दाढ़ी पर लगे पानी के दाग पोंछे। उसके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता का भाव था। लेकिन उसकी लौ का रंग बैंगनी क्यों है? फ्रैंक और एओ तुओ ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें थोड़ा अज्ञानता महसूस हुई। दोनों ने ही किसी अन्य ज्वाला के बारे में नहीं सुना था, सिवाय उस ज्वाला के जो स्वर्गीय ज्वाला से परिष्कृत की गई थी और जिसका रंग पूरी तरह बैंगनी था। ये बच्चा सरल नहीं है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी कम उम्र में प्रथम श्रेणी की कीमियागर की परीक्षा देने का साहस किया। वास्तव में उसकी कुछ पृष्ठभूमि है। बैंगनी लौ की समृद्धि को देखते हुए इस बच्चे की ताकत कम से कम 5 सितारा डूजे के बराबर है। कैसी भयावह प्रशिक्षण प्रतिभा। धीरे धीरे शांत होने के बाद फ्रैंक ने आह भरी। मैं ये कह रहा था कि जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ये सचमुच अप्रत्याशित था कि वह अपनी योग्यता मेरी नाक के नीचे छिपा सकता था। ये बच्चा काफी रहस्यमय है। एओतुओ ने अपनी लंबी दाढ़ी को खींचते हुए फ्रैंक को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अचानक उसके शिक्षक से मिलने की इच्छा हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसे उत्कृष्ट छात्र को कौन पढ़ा सकता है। उफ, उसकी तुलना में जूमेई और लिनफेई एक ग्रेड कम हैं। हाँ। फ्रैंक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये सोचना कि इन दोनों लड़कियों के बीच इतने लंबे समय तक लड़ाई होने के बाद उन दोनों को जियाओयान नामक इस युवक से एक आश्चर्यजनक झटका मिला। ये भी उतना ही अच्छा है कि उन्हें दो वाक्यांशों का अर्थ समझाया जाए, किसी की क्षमता की कोई सीमा नहीं होती, और हमेशा कोई ना कोई आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। अन्य शहरों के कीमियागर एसोसिएशन को एक संदेश प्रसारित करें और यह पता लगाने में उनकी मदद लें कि क्या याओ लाओ नामक कोई उच्च स्तरीय कीमियागर है। ऐसे छात्र को तैयार करने में सक्षम होने के नाते वह कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं होना चाहिए। फ्रैंक ने अपना हाथ हिलाया और एक कीमियागर को बुलाया, इससे पहले कि वह अपना आदेश फुसफुसाए। कीमियागर ने आदरपूर्वक अपना सिर हिलाया और फिर चुपचाप हॉल से बाहर चला गया। कोने में खड़ा एओतुओ बस मुस्कुरा रहा था और देख रहा था कि क्या हो रहा है। इसके बाद उसने एक बार फिर अपनी नज़र प्रकाश पर्दे के अंदर की ओर घुमाई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हालांकि वह इस अनोखी बैंगनी ज्वाला को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन गोलियों को परिष्कृत करने में केवल ज्वाला पर ही नियंत्रण नहीं होता है। व्यक्ति की आध्यात्मिक जागरूकता, ज्वाला पर नियंत्रण, आवश्यक विभिन्न औषधीय सामग्रियों की मात्रा आदि सभी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब हमें बस देखते रहना चाहिए। फ्रैंक ने अपना सिर हिलाया। चतुर्थ श्रेणी के कीमियागर होने के नाते स्वाभाविक रूप से वह ये सब पहले से ही जानता था, इसलिए उन्होंने बोलना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह चुपचाप प्रकाश पर्दे के पीछे उस युवक को देखता रहा जो पूरी तरह से औषधीय गोली को परिष्कृत करने पर केंद्रित था। उनके शांत रहने के बाद हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हालांकि इस बार अधिकांश निगाहें जियाओयान पर टिकी थीं। बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि क्या ये युवक, जो स्वर्गीय ज्वाला के समान दिखने वाली ज्वाला को नियंत्रित कर सकता है, अन्य मानदंडों पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएगा। जियोयान, जो प्रकाश पर्दे के पीछे था, स्वाभाविक रूप से बैंगनी लौ के कारण हॉल में हो रहे हंगामे को देखने का अवकाश नहीं था। उसकी नज़र पत्थर की मेज पर घूम गई। इसके बाद वह कुछ प्रकार की औषधीय सामग्रियों को न तो तेज गति से उठाता है और न ही धीमी गति से, और फिर उन्हें व्यवस्थित और निरंतर तरीके से औषधीय कढ़ाई में डालता है। अपनी आध्यात्मिक जागरूकता के दमन के तहत क्रूर बैंगनी ज्वाला एक भीड़ की तरह शांत थी और उसने औषधीय सामग्री को धीरे से घेर लिया था जो औषधीय कढ़ाई में डाली गई थी। इसके बाद उन्होंने अमेजिंग स्ट्रेंथ पिल के लिए आवश्यक विभिन्न औषधीय अवयवों के सार को परिष्कृत करना शुरू किया। जियोयान के कोमल शोधन के तहत औषधीय कड़ाही के भीतर शक्ति संचय गोली का प्रारंभिक आकार धीरे धीरे बन गया। प्रकाश पर्दे के भीतर प्रत्येक पत्थर की मेज को एक छोटे वर्गाकार प्रकाश पर्दे द्वारा अलग किया गया था। हालांकि जियोयान की पर्पल फ्लेम बहुत अनोखी थी, जिसके कारण उसके बगल में खड़े दो लोगों, जूमेई और लिनफी, को पर्पल फ्लेम के निकलने के कुछ समय बाद ही कुछ नोटिस हो गया। जब उनकी दृष्टि में ऊंची ऊंची बैंगनी ज्वाला प्रकट हुई तो उन्होंने अपना सिर झुका लिया और उनकी सुंदर आंखें फैल गईं। एक धीमी सी आवाज के बाद उनके औषधीय कड़ाहों में परिष्कृत किए जा रहे औषधीय तत्व, उनका ध्यान भटक जाने के कारण उनकी ज्वाला से जलकर राख हो गए। राख में बदल चुकी औषधीय सामग्री को नजरअंदाज करते हुए दोनों लड़कियों ने अपने लाल चिकने छोटे मुंह खोले और बैंगनी ज्वाला को घूरने लगी जो कि जियोयान के नियंत्रण में ठंडी, गर्म और गर्म थी। एक क्षण बाद वे उसके हृदय में ठंडी सांस लेने से स्वयं को रोक नहीं सके। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जियोयान के पास जो बैंगनी ज्वाला थी वह क्या थी, लेकिन ज्वाला के भीतर अशांति की सीमा को देखने के बाद वे जानते थे कि उनकी गहरे पीले रंग की डूबी हुई ज्वाला की तुलना में इसे नियंत्रित करना निश्चित रूप से कठिन था। हालांकि उनके सामने खड़े युवक के इत्मीनान से व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह इस बैंगनी ज्वाला को नियंत्रित करने में बहुत कुशल था। नियंत्रण की यह सीमा कुछ ऐसी थी जिसके कारण अभिमानी जूमेई और लिनफेई भी हीन महसूस करने लगे थे। दोनों लड़कियों की निगाहें औषधि पकवान से हट गईं।
अंततः मानो उन्हें मौन सहमति हो, उन्होंने अपनी नजरें उस युवक पर डाली जिसका पूरा ध्यान औषधीय कड़ाही के भीतर हो रही गतिविधियों पर केंद्रित था। उस समय युवक के नाजुक और सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी भी चिंता प्रकट नहीं हुई। उड़ती हुई बैंगनी ज्वाला के कारण उसके चेहरे पर हल्का बैंगनी रंग छा गया था। हालांकि अत्यधिक शांत और इत्मीनान से व्यवहार ने दोनों युवा लड़कियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई अपरिपक्व युवक नहीं है जो 20 वर्ष से कम उम्र का है। इसके बजाय ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह एक उच्च स्तरीय कीमियागर था जिसके पास शोधन का भरपूर अनुभव था। इस तरह का शांत और इत्मीनान भरा व्यवहार कुछ ऐसा था जिसे जू मेई और लिन फी केवल तब देख सकते थे जब उनके शिक्षक चिकित्सा को परिष्कृत कर रहे थे। हालांकि इस समय उनके सामने खड़े युवक ने एक बार फिर उन्हें इसका अनुभव कराया था। दोनों लड़कियों की नजरें हवा में कुछ देर के लिए मिली और दोनों के चेहरे पर कड़वी मुस्कान और हार का भाव देखने को मिला। ओह! उनकी निगाहें एक बार फिर जियो यान के शरीर पर घूम गईं और जू मेई ने धीरे से आह भरी। उसके हाथ ने धीरे से उसके माथे पर चांदी के बालों को कंघी किया, इससे पहले कि वह अपना ध्यान हटा ले और एक बार फिर अपनी औषधीय कड़ाई पर ध्यान केंद्रित करे। इस आदमी ने सब कुछ इतनी अच्छी तरह छुपाया, मैं वास्तव में उसकी शक्ल देखकर गलत हो गई थी। एक बार फिर लिन-फी ने जियो यान की ओर देखा और बुदबुदाई। जियाओ यान जो कुछ समय पहले तक उसके दिल में एक साधारण राहगीर थी, वह एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति बन गई थी, जिसके पास एक भयावह प्रतिभा थी और उसके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए लिन-फेई ने कड़वी मुस्कान दी और फिर से आह भरी क्योंकि उसने उनकी स्थिति के परिवर्तन की तेजी के बारे में सोचा था। इसके बाद उन्होंने औषधीय सामग्री के दूसरे सेट को औषधीय कड़ाई में डाला और शोधन शुरू किया। जियो यान, जिसने अपना सारा ध्यान औषधीय कड़ाही में लगा रखा था, स्वाभाविक रूप से यह महसूस नहीं कर पाया कि दोनों लड़कियां कुछ क्षण पहले उसे देख रही थीं। उसकी आंखें बस औषधीय कड़ाई के अंदरूनी भाग को गौर से देख रही थीं। जियो यान की एकाग्रता के तहत समय तेजी से उड़ गया। औषधीय कड़ाई में औषधीय गोली को अज्ञात संख्या में बार पलटने और घुमाने के बाद अंततः वह गोल होने लगी। औषधीय गोली की सतह पर चमक देखकर जियो यान मुस्कुराया। उसकी हथेली धीरे धीरे औषधीय कड़ाई से दूर चली गई। जैसे ही उसका हाथ वहां से हटा, औषधीय कड़ाई में जलती बैंगनी रंग की लौ भी धीरे धीरे गायब हो गई। जियाओ यान की उंगली हल्के से फड़की और हल्की हवा से औषधीय कड़ाही का ढक्कन खुल गया। तभी जियो यान के हाथ ने इशारा किया, जिससे एक हल्के पीले रंग की औषधीय गोली औषधीय कड़ाई से निकलकर उसकी ओर उड़ी। जियो यान ने तेजी से अपनी हथेली से एक जेड बोतल पकड़ ली और उसे अपने सामने लहराया। इसके बाद हल्के पीले रंग की औषधीय गोली को उसके भीतर सुरक्षित तरीके से संग्रहित कर दिया गया। जियो यान ने धीरे से बोतल नीचे रखकर अपना सिर उठाया। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर की रोशनी की चादर अनजाने में ही हट गई थी और आसपास के लोग उसे गौर से देख रहे थे। ओह, क्या परीक्षा का समय खत्म हो गया है? चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए जियो यान ने पाया कि उसके बगल में जू मेई और लिन-फी भी उसे घूर रहे थे और शर्मिंदा आवाज में बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। जियो यान की शर्मिंदा अभिव्यक्ति को देखकर जू मेई थोड़ा शांत हो गई। उसने तुरंत मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। उसकी शांत आवाज पहले की तुलना में थोड़ी नर्म थी। परीक्षण कुछ मिनट पहले ही खत्म हुआ था। हालांकि शिक्षक ने देखा कि आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया। चिंता मत करो, इसकी वजह से तुम परीक्षा देने की अपनी योग्यता नहीं खोओगे। जियो यान ने जू मेई को कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया और फिर अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए फ्रैंक और एओटुओ को देखा जो वहां से चले आ रहे थे। धीरे धीरे पत्थर की मेजों के सामने चलते हुए फ्रैंक ने जियाओ यान को एक गहरे अर्थ के साथ देखा, फिर वह मुस्कुराया और हंसा, छोटे बच्चे, तुम चीजों को बहुत अच्छी तरह से छिपाते हो। जियो यान ने अपना हाथ हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। फ्रैंक और एओतुओ ने सबसे पहले बारी बारी से औषधीय गोलियां प्राप्त की। जू मेई और लिंग-फी ने औषधीय गोली को परिष्कृत किया और उसके रंग, चमक आदि का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाकर जवाब दिया और मुस्कुराए, बुरा नहीं है। यद्यपि लौ की ताकत में कुछ कमी थी, फिर भी ये परीक्षण पास करने के मानक को पूरा करती हैं। ये सुनकर जू मेई और लिन-फी ने धीरे से एक आरामदायक सांस छोड़ी। दोनों महिलाओं की औषधीय गोलियों की जांच करने के बाद फ्रैंक और एओतुओ ने तुरंत जियो यान की जांच नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उसे दरकिनार कर दिया और जियो यान के पीछे खड़े अन्य 6 लोगों की औषधीय गोलियां उठाकर न्याय करने लगे। इन 6 में से केवल 2 ही आवश्यकता को पूरा करते थे। बाकी 4 ने निराश भाव से अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, आप सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस वर्ष ऐसा नहीं कर सकते तो अगले वर्ष करें।
युवाओं के पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन उनके पास समय बहुत है। चारों के व्यवहार को देखकर फ्रैंक मुस्कुराया और एओतुओ के साथ एक नज़र का आदान प्रदान करने से पहले उन्हें प्रोत्साहित किया। वे दोनों एक बार फिर जियोयान के सामने पहुंचे। फ्रैंक और एओतुओ की हरकतें देखकर हॉल में मौजूद लोगों की निगाहें धीरे धीरे जियोयान पर रुक गईं। उसके बगल में जूमेई और लिनफी भी उत्सुकता से जियाओयान को देख रहे थे। वे ये भी जानना चाहते थे कि उस औषधीय गोली का स्तर क्या है जिसे रहस्यमयी ज्वाला को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति ने परिष्कृत किया था। जियाओयान की मेज से बकरी की खाल का चर्मपत्र उठाते हुए फ्रैंक ने उस पर नजर डाली। उसका पुराना चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, शक्ति की गोली इकट्ठा करना। ओह, ये सुनकर एओतुओ भी थोड़ा शांत हो गया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो। एओतुओ ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि इस छोटे लड़के को थोड़ा अधिक समय लगा। आपको वास्तव में यह औषधीय सूत्र मिल गया है। शक्ति संचय गोली का नाम सुनकर जूमेई और लिनफी ने असहायता से अपना सिर हिलाया। औषधीय फॉर्मूले की कठिनाई के स्तर की तुलना करने पर ही पता चला कि वे पहले से ही निम्न स्तर के थे। टस्क टस्क, इस छोटे बच्चे में वाकई कुछ क्षमता है। शक्ति संचयन गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना। ये औषधीय गोली ऐसी चीज है जिसे परिष्कृत करने में कुछ वास्तविक प्रथम श्रेणी के कीमियागरों को भी कठिनाई होगी। आश्चर्य से अपने होठों को चटकाते हुए फ्रैंक ने जेड की बोतल से औषधीय गोली बाहर निकाली। तुरंत ही एक हल्के पीले रंग की गोल अंगूठे के आकार की औषधीय गोली सामने आ गई। ये पूरी तरह से हल्के पीले रंग का था, जिसमें कुछ हल्के गहरे हरे रंग की लहरें भी मिली हुई थीं, जो फैलती हुई लहर की तरह लग रही थीं और इसे एक अजीब रूप दे रही थीं। पिल लाइन्स, गोलाकार गहरे हरे रंग की लहरों को देखकर फ्रैंक और एओतुओ ने एक बार फिर आश्चर्य से अपने होंठ चटकाए। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय ये गोली रेखाएं आमतौर पर केवल परिष्कृत औषधीय गोली पर दिखाई देती हैं, जिसमें शीर्ष रंग और चमक होती है। पिल लाइन्स शब्द सुनकर जूमेई और लिनफी को पता था कि इस परीक्षा के दौरान उन दोनों की तुलना उनके बगल में बैठे इस युवक से नहीं की जा सकती थी। बधाई हो, जियाओयान। आपने प्रथम श्रेणी की कीमियागर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। औषधीय गोली को जेड की बोतल में वापस रखने के बाद फ्रैंक ने धीरे से आह भरी और मुस्कुराते हुए युवक को बताया। ये सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग पत्थर की मेज के पीछे खड़े भाग्यशाली युवक को ईर्ष्या और आश्चर्य से देखने लगे। ओह वह, ये शब्द सुनकर जियोयान ने अपनी आंखें झपकाईं। उसने अपना सिर रगड़ा और धीरे से कहा, वह, क्या मैं टियर 2 कीमियागर के लिए परीक्षा देना जारी रख सकता हूं? जियोयान के बोलने के तुरंत बाद फ्रैंक और एओतुओ दोनों के चेहरे, जो अभी कुछ देर पहले मुस्कुराहट से भरे थे, बेजान हो गए। द्वितीय श्रेणी के कीमियागर के लिए परीक्षा देना जारी रखें। जियोयान के शब्दों ने न केवल फ्रैंक और एओतुओ को एक सुस्त अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया, बल्कि उसके बगल में खड़ी दो महिलाओं, जूमेई और लिनफी को भी अचानक अपना काम रोकना पड़ा और अपने सिर उठाने पड़े। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे और वे पत्थर की मेज के पास खड़े उस युवक को शून्य दृष्टि से देख रहे थे। हॉल में सभी की निगाहें मूर्खतापूर्वक उस युवक को घूर रही थीं। यदि कुछ क्षण पहले ही जियोयान की प्रथम श्रेणी की कीमियागर परीक्षा उत्तीर्ण करने की सफलता ने उनके दिलों में आश्चर्य का अनुभव कराया था, तो इस अगले प्रश्न ने वास्तव में सभी को स्तब्ध कर दिया। 19 वर्षीय प्रथम श्रेणी का कीमियागर मिलना दुर्लभ था, लेकिन जियामा साम्राज्य में अभी भी कई ऐसे थे। हालांकि 19 वर्षीय द्वितीय श्रेणी का कीमियागर सचमुच दुर्लभ था। ये ज्ञात होना चाहिए कि जियामा साम्राज्य के भीतर गोली राजा गुहे भी इस उम्र में केवल एक टियर 1 कीमियागर बन गया था। यदि जियोयान आज टियर 2 कीमियागर के लिए परीक्षा पास करने में कामयाब रहा, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि भविष्य में उसकी उपलब्धियां पिल किंग गुहे से भी अधिक होंगी? हाय भगवान, हम ब्लैक रॉक सिटी में अल्केमिस्ट एसोसिएशन से एक राक्षस को उभरते हुए देख सकते हैं। बड़े हॉल में बैठे सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत एक नर्म, कड़वी हंसी के साथ कहा, आप दूसरे स्तर के कीमियागर के लिए परीक्षा की आवश्यकताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। यदि आप द्वितीय श्रेणी के कीमियागर की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो आपको न केवल द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करना होगा, बल्कि आपकी शक्ति भी दूसरे स्तर तक पहुंचनी चाहिए। 2 क्या आपने इसे हासिल कर लिया है? अपना सिर झुकाकर लिनफेई ने युवक के मुस्कुराते चेहरे को देखा और बोलते समय अपनी भौहों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। दूसरे, धीरे से मुस्कुराते हुए जियोयान ने लिनफी के सुंदर और गतिशील चेहरे को देखा और हंसा, मैं केवल कोशिश करना चाहता हूं। मैं पास हूं या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्या आप सचमुच एक और परीक्षा देना चाहते हैं, जो कि टियर 2 कीमियागर परीक्षा है?
जियाओ यान को देखते हुए, जिसने लिनफी की बातें सुनने के बाद हार मानने का कोई भाव नहीं दिखाया, फ्रैंक और एओटुओ ने गंभीरता से पूछने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। कोई समस्या तो नहीं होगी, है ना? जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर रगड़ते हुए पूछा। आप कितने आश्वस्त हैं? एओटुओ की अभिव्यक्ति इस समय थोड़ी गंभीर थी। यदि उसके सामने खड़ा युवक सचमुच टियर 2 कीमियागर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तो वह विश्वसनीय प्रतिभा वाला व्यक्ति था। भविष्य में, ये व्यक्ति जिया मा साम्राज्य के लिए कीमियागर दृश्य में एक नया सितारा हो सकता है जो पिलकिंग गुहे से भी अधिक दबंग है। साम्राज्य के कीमियागरों के लिए यह निस्संदेह एक बड़ी खुशखबरी थी, जिससे हंगामा मच गया। ओह, लगभग 50%। जियाओ यान ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और संख्या बताने से पहले टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में अपनी सफलता दर का विश्लेषण किया। चूंकि वह बहुत अधिक आत्मविश्वासी दिखने से डरता था, इसलिए जियाओ यान ने कुछ हद तक रूढ़िवादी संख्या बताई। जियाओ यान के दिल में ये संख्या रूढ़िवादी मानी गई होगी, लेकिन जब उसने इसकी सूचना दी, तो एओटुओ और फ्रैंक थोड़ा कांप उठे। अन्य लोगों के चेहरों के भाव भी बदल गए। द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली के शोधन में विफलता की दर काफी अधिक थी। यहां तक कि वहां उपस्थित कुछ कीमियागरों ने भी यह गारंटी देने का साहस नहीं किया कि वे द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में 50% सफलता दर प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, ये शब्द कहते समय उनके सामने खड़े युवक के चेहरे पर मुस्कान थी। तुरंत ही, हॉल में उपस्थित कुछ द्वितीय श्रेणी के कीमियागरों ने अपने हृदय में इस आकृत्य पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। जाहिर है, वे जियाओ यान की कही बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, भले ही उसके पास एक अजीब तरह की लौ थी। 50%। अपने दिल में बुदबुदाने के बाद, ज़ुमेई ने अपना सिर झुकाया और पत्थर की मेज के पास युवक की लंबी आकृति को घूरने लगी। अपने मन में, वह अनायास ही फुसफुसा उठी, क्या यह आदमी थोड़ा घमंडी नहीं है? इसलिए, क्या मैं परीक्षा जारी रख सकता हूं? यदि यह सचमुच संभव नहीं है तो इसे भूल जाइए। आखिरकार, मैं ब्लैक रॉक सिटी में केवल एक अस्थायी पड़ाव ही बना रहा हूं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं समय मिलने पर कहीं और जाकर परीक्षण करूंगा। ये देखकर कि फ्रैंक और एओटुओ ने कोई जवाब नहीं दिया, जियो यान ने बोलने से पहले असहाय होकर अपना सिर हिलाया। इंतजार। जियो यान की बातें सुनकर फ्रैंक जल्दी से बोला। क्या मजाक? ब्लैक रॉक सिटी में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लिए यह एक अनूठा अवसर था, जहां वे अपने ही व्यवसाय के लोगों के बीच अपनी पहचान बना सकें। इस प्रकार, वह जियाओ यान को परीक्षा देने के लिए अन्य शहरों में जाने की अनुमति नहीं देगा। यदि ऐसा होता तो ये बिना किसी कारण के दूसरों को अवसर देने जैसा होता। कोई, तुरंत टियर 2 कीमियागर टेस्ट तैयार करो। जब फ्रैंक ने एओटुओ के साथ एक और नज़र का आदान प्रदान किया, तो उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा। इसके बाद उन्होंने हाथ हिलाकर आदेश दिया। ये सुनकर, उसके पीछे खड़े कुछ कीमियागर तेजी से आगे बढ़े और हॉल के एक दरवाजे की ओर बढ़ गए। साइड के दरवाजे पर लिखा था, टियर 2 अल्केमिस्ट टेस्ट वेन्यू। ठीक है, मैं तुम्हें परीक्षा देने दूंगा। छोटे लड़के, बेहतर होगा कि तुम हम दो बूढ़ों को धोखा न दो। फ्रैंक ने अपने हाथों से ताली बजाई और हंसते हुए जियो यान से कहा। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। अरे हाँ, मैंने सुना है कि परीक्षण के बाद अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ पंजीकरण करने से एसोसिएशन से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। जियो यान पत्थर की मेज से चला आया और मुस्कुराते हुए पूछा। हे, सही है। जब कोई कीमियागर औषधीय गोलियों को परिष्कृत करता है, तो उसे आमतौर पर कुछ अत्यंत अनोखे और दुर्लभ पौधों की आवश्यकता होती है। हालांकि, एक व्यक्ति इन सभी चीजों को इकट्ठा करने के लिए हर जगह दौड़ नहीं सकता। इसलिए, हमारे जिया मा एम्पायर अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पंजीकरण कराने के बाद आप एक्सचेंजों के अधिकार का आनंद ले पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब आप किसी औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहे हों और आपके पास कोई औषधीय घटक न हो, जो किसी अन्य कीमियागर के पास हो, तो दोनों पक्षों की सहमति से, हमारा संघ इस लेन देन को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। बेशक, शर्त यह है कि आप कुछ ऐसा निकालने में सक्षम हो जिससे लेन देन पूरा करने के लिए दूसरा पक्ष संतुष्ट हो। फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से, यदि आपका स्तर ऊंचा है, तो आप और भी अधिक अधिकारों का आनंद ले पाएंगे। इस प्रकार, बिना किसी बाधा के दूसरों से अपनी जरूरत की वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए, आपको अपना स्तर बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये वास्तव में कुछ अच्छा है। जियो यान के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई दी और उसने अपना सिर हिलाया। अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा उठाए गए इस कदम से निस्संदेह अल्केमिस्ट को सामग्री खोजने के लिए इधर उधर भटकने में लगने वाला समय बचेगा। इसके अलावा, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि जियो यान के पास अभी कुछ चीजों की कमी थी। परीक्षा पास करने के बाद वह निश्चित रूप से फ्रैंक से जांच में मदद लेगा। यदि किसी अन्य के पास सचमुच उसकी जरूरत की सामग्री होती तो वह उसे बदलने के लिए पूरा प्रयास करता।
ठीक है, टियर 2 अल्केमिस्ट के लिए परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मेरे पीछे आओ। अपना सिर झुकाकर फ्रैंक ने कुछ कीमियागरों को बारी बारी से छोटे से कमरे से बाहर जाते देखा। जब उसने उन्हें अपना सिर हिलाते देखा तो उसने मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे, ठीक है। जियोयान ने सिर हिलाया और फ्रैंक के पीछे उस छोटे से कमरे में चला गया। एओतुओ, जो उसके पीछे था, भी उसके पीछे पीछे चला। जब वह दरवाजे के अंदर जाने वाला था तो वह पलटा और बाहर खड़े सभी लोगों से, जो अपनी गर्दन आगे बढ़ा रहे थे, मुस्कुराते हुए बोला, द्वितीय श्रेणी के कीमियागर की परीक्षा प्रथम श्रेणी के कीमियागर की परीक्षा से भिन्न होती है। इस प्रकार आप सभी लापरवाही से प्रवेश नहीं कर सकते। बस बाहर इंतजार करो, जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा। अध्यापक, कृपया मुझे अंदर जाकर देखने दीजिए। एओतुओ के शब्दों को सुनकर लिनफी का चेहरा चिंतित हो गया और वह आगे बढ़ी और एक बिगड़ेल बच्चे की तरह बोलते हुए एओतुओ की आस्तीन खींच ली। ये हमेशा से अल्केमिस्ट एसोसिएशन का नियम रहा है। मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें बस बाहर इंतजार करना चाहिए। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए एओतुओ ने धीरे से अपनी आस्तीन हिलाई, लिनफी को झटका दिया और उसे एक छोटा कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इसके बाद वह तेजी से दरवाजे के पीछे गया और जोर से पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। हम्फ, बड़ी बात क्या है? अगर आप मुझे देखने नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। कसकर बंद दरवाजे की ओर देखते हुए लिनफी ने अहंकार से नाक भान सिकुड़ी और असंतोष से बुदबुदाया। पीछे मुड़कर लिनफी ने ज़ूमेई के सुंदर और भावहीन चेहरे को देखा और उसके पास पहुंची। जिसके बाद उसने धीरे से उसके पास फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़का सफल होगा? मुझे कैसे पता होगा? क्या उन्होंने पहले नहीं कहा था कि वे 50% आश्वस्त हैं? ये काफी अच्छा लग रहा था। ज़ूमेई ने अपने बगल में लिनफी की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। लिनफेई ने अपने होठों को मोड़ा, जैसे उसका सुंदर शरीर पत्थर की मेज के ऊपर उछलकर बैठ गया हो। बैंगनी रंग की पोशाक के नीचे दिख रहे उसके लंबे पैर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले बर्फ सफेद कोन का निर्माण कर रहे थे, जिसके कारण हॉल में मौजूद कुछ पुरुष उस पर नजर डालने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। उफ, मैंने सोचा था कि यह हमारे लिए पहले से ही बहुत प्रभावशाली बात है कि हम 2 साल के भीतर टियर 1 कीमियागर बन गए। अप्रत्याशित रूप से यह असामान्य आदमी अचानक प्रकट हुआ। ये ठीक है कि वह हमसे थोड़ा छोटा है, लेकिन वास्तव में वह टियर 2 कीमियागर की परीक्षा देने की योग्यता रखता है। क्या ये दूसरों के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है? अपना सिर झुकाते हुए लिनफेई ने कई वर्षों से अपनी प्रतिद्वंद्वी का सामना किया और असहाय होकर कहा। ये सुनकर ज़ूमेई के चेहरे पर एक अलग ही भाव उभर आया। उसने धीरे से आह भरी और फुसफुसाया, ये वास्तव में दूसरों के लिए बहुत बड़ा झटका है। उस समय क्या आपने नहीं कहा था कि ब्लैक रॉक सिटी की युवा पीढ़ी में कोई भी आपसे आगे नहीं निकल सकता? अब जब कोई सामने आया है, मुझे याद आया कि आपने तब कहा था। ये कुछ इस तरह था जैसे कि लिनफी की कौवा काली आंखें घूम गईं जैसे वह अचानक बोल रही थी। मुझे खेद है, लेकिन वह ब्लैक रॉक सिटी से नहीं है। जियाओ मेई के सुंदर चेहरे पर एक हल्का लाल रंग उभर आया और उसकी सुंदर आंखों में चालाकी झलकने लगी, इससे पहले कि वह एक मीठी मुस्कान के साथ लिनफी को बताती। तुम जीत गए। लिनफेई ने अपने माथे पर काले बालों में कंघी करते हुए धीरे से कहा और हंसी, लेकिन उस लड़के की प्रतिभा के साथ तुम नहीं हारोगे। हालांकि आपके शिक्षक ब्लैक रॉक सिटी के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे असामान्य छात्र को पढ़ाने में सक्षम होने के लिए बस सोचें कि उसका शिक्षक कितना मजबूत होना चाहिए। दिलचस्पी नहीं है। अगर वह तुम्हें पसंद है तो उसे अपने लिए ले लो। क्या ग्रैंडमास्टर एओतुओ की कीमियागर के रूप में प्रतिष्ठा मेरे शिक्षक के बराबर नहीं है? इसके अलावा आपके पिता ब्लैक रॉक सिटी के गवर्नर भी हैं। ज़ूमेई मुस्कुराए और बोली। हालांकि उसके उदासीन स्वर ने उसके बगल में बैठी लिनफी को अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं वे शहर से 15 किलोमीटर बाहर तक कतार बना सकते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खुद को उसके सामने झोंक सकूं। लिनफेई ने अपनी आंखें घुमाई और बिगड़ी हुई आवाज में हंसने लगी। हल्की हंसी सुनकर ज़ूमेई ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई और उसकी मुट्ठी चुपके से कस गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वे बाहर आ रहे हैं। परीक्षा तो खत्म हो गई। ये सुनकर लिनफी का दिमाग हिल गया और उसने जल्दी से अपनी नज़र दरवाजे की ओर घुमा ली। दरवाजे से चरमराहट की आवाज आने के बाद उसे धीरे धीरे खोला गया। फ्रैंक और एओटुओ सबसे पहले बाहर निकले। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे से आहें भरकर अपना सिर हिलाया। उनकी हरकतें देखकर लिनफेई और ज़ूमेई के माथे पर बल पड़ गए। क्या वह असफल हो गया? चिकित्सा को परिष्कृत करने में इस युवा लड़के की प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। उफ, इससे प्रभावित हुए बिना रहना संभव नहीं है।
अपना सिर उठाकर फ्रैंक ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि हमारे ब्लैक रॉक सिटी अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने 100 वर्षों में सबसे युवा टियर 2 अल्केमिस्ट को जन्म दिया है। फ्रैंक और एओतुओ के आश्चर्य से भरे चेहरे को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोगों की धड़कनें रुक नहीं सकी। इन दोनों के व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा था कि युवक ने टियर 2 परीक्षा पास कर ली है। कितना डरावना व्यक्ति है। सभी ने एक दूसरे को देखा और अपने दिल में धीरे से आह भरी। एक 19 वर्षीय द्वितीय श्रेणी का कीमियागर। इसे जियामा साम्राज्य में एक नया रिकॉर्ड माना जा सकता है। यह आदमी क्या वास्तव में कोई सफल हो पाया? 19 साल की उम्र में क्या वह वास्तव में डूश स्तर तक पहुंच गया है? ये कैसे संभव है? अपने लाल होंठ खोलते हुए लिनफी ने आश्चर्य से धीरे से कहा। उसके बगल में जूमेई ने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या यह आदमी बहुत ज्यादा राक्षसी नहीं था? हॉल में सभी के हैरान चेहरे देखकर फ्रैंक और एओतुओ भी एक दूसरे के सामने आ गए और कड़वी मुस्कान बिखेरने लगे। जियोयान को एक औषधीय गोली को करीब से परिष्कृत करते हुए देखने के बाद वे दोनों जियोयान द्वारा प्रदर्शित गोलियों को परिष्कृत करने की प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यद्यपि ये परीक्षण के लिए प्रदान किए गए औषधीय फॉर्मूले का उपयोग करके जियाओयान का पहला शोधन था, लेकिन लॉ पर उसका उत्कृष्ट नियंत्रण किसी भी सच्चे द्वितीय श्रेणी के कीमियागर से कम नहीं था। इसके अलावा जब वह दवा को परिष्कृत कर रहे थे तो वह औषधीय अवयवों के सार को परिष्कृत करने में बेहद सटीक थे। यदि यह कोई बहुत अनुभवी द्वितीय श्रेणी का कीमियागर होता तो फ्रैंक और एओटुओ को ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। हालांकि उनके सामने वाला लड़का मात्र 19 साल का था। जब वे उस उम्र के थे तब वे अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में औषधीय अवयवों में अंतर करना सीख रहे थे। वह वास्तव में एक ऐसा आदमी है जो दूसरों को हीन महसूस कराता है। अब मेरी जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई है कि वास्तव में किस ग्रैंड मास्टर ने ऐसे उत्कृष्ट छात्र को पढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। फ्रैंक फूट फूट कर हंसा। इस युवा लड़के की औषधि को परिष्कृत करने की प्रतिभा उत्कृष्ट हो सकती है, लेकिन एक उत्कृष्ट अनपॉलिश रत्न सावधानीपूर्वक काटने और चमकाने के बिना महान नहीं बन सकता। उसका वह रहस्यमय गुरु अवश्य ही बहुत महान होगा। कम से कम अगर जियाओयान को हम दोनों द्वारा पढ़ाया जाता तो वह इस प्रभाव को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। एओतुओ ने अपनी हीनता स्वीकार की। लेकिन उसकी वह बैंगनी ज्वाला वास्तव में कोई स्वर्गीय ज्वाला नहीं है। हालांकि यह सामान्य लॉ की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यह उतनी शक्तिशाली या विदेशी नहीं है, फ्रैंक ने संदेह से कहा, जैसे ही उसने भौहें सिकुड़ी और उसे याद आया कि पहले जियोयान किस तरह से दवा को परिष्कृत करता था। हाँ, वास्तव में यह कोई स्वर्गीय ज्वाला जैसा नहीं लगता, लेकिन वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डुक्वी महाद्वीप में कई अजीब लोग और घटनाएं हैं। हमेशा कुछ रहस्यमय चीजें होंगी जो दूसरों द्वारा खोजी नहीं जा सकेंगी। यद्यपि बैंगनी ज्वाला शक्तिशाली है, ये समान श्रेणी के कीमियागरों से संबंधित डुक्यू ज्वाला से केवल थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली है। स्वर्गीय ज्वाला की तुलना में यह निस्संदेह बहुत कमजोर है। एओतुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ। सिर हिलाते हुए फ्रैंक ने अपना सिर झुकाया, कमरे के अंदर की ओर देखा और कहा, युवा लड़के, एक बार जब तुम अपनी चीजें पैक कर लो तो तुम बाहर आ सकते हो। फ्रैंक की आवाज सुनकर जियाओयान की आकृति धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। उन्होंने अपने साधारण कपड़ों पर गिरे औषधीय पाउडर को हल्के से झाड़ दिया, फिर उनकी नज़र हॉल में उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर पड़ी और वे मुस्कुरा उठे। जियोयान को देखते हुए हॉल में मौजूद सभी कीमियागरों ने भी दोस्ताना मुस्कान लौटा दी। यद्यपि उनकी पहचान का अर्थ यह था कि वे ब्लैक रॉक सिटी में शीर्ष पदों पर थे और जो कोई भी उन्हें सामान्य दिन के दौरान देखता था वह उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन करता था, लेकिन उनके सामने मौजूद उस युवक की औषधीय शोधन प्रतिभा के कारण वे उसे तुच्छ समझने से डरते थे। आखिरकार ये युवक भविष्य में फ्रैंक या एओटुओ से भी बड़ा कीमियागर ग्रैंड मास्टर बन सकता है। जब उसने जियाओयान को बाहर आते देखा तो फ्रैंक ने अपने एक अधीनस्थ की ओर हाथ हिलाया। वह जल्दी से हॉल से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद वह एक जेड प्लेट लेकर लौटा जिस पर एक सुंदर ढंग से बना काले रंग का लंबा लबादा था। ये द्वितीय श्रेणी के कीमियागर के लिए विशेष परिधान है। इस लंबे वस्त्र को बनाने के लिए सामग्री का उपयोग करने से पहले इसे पहले एक औषधीय कुंड में भिगोया गया था जिसे कीमियागर एसोसिएशन द्वारा विकसित किया गया था। इसलिए आपको इसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इसे पहनने के बाद औषधीय तरल में भिगोया गया कपड़ा हवा के संपर्क में आएगा और एक अजीब गंध छोड़ेगा। यह अजीब गंध पहनने वाले को हर समय सतर्क अवस्था में बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त इसकी उत्तेजना से व्यक्ति की त्वचा कुछ हद तक संवेदनशील हो जाती है। जब ऐसा होगा तो इससे कीमियागरों को दवा को परिष्कृत करते समय अपनी लॉ पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। फ्रैंक ने जेड प्लेट प्राप्त की और गर्व से लंबे बागे के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया।
साथ ही इसमें कुछ जहरों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। इसके अलावा अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा विशेष रूप से बनाए जाने के बाद इस अल्केमिस्ट के लंबे लबादे की रक्षात्मक क्षमता साधारण कवच से भी अधिक मजबूत है। यदि इसे बनाना महंगा न होता, जिसके कारण इसे बड़ी मात्रा में बनाना असंभव हो जाता, तो साम्राज्य ने पहले ही इसे छीन लिया होता और अपने सैनिकों को सुसज्जित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया होता। फ्रैंक का परिचय सुनकर जियो यान भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस शानदार दिखने वाले लंबे लबादे में इतनी सारी प्रतिष्ठित क्षमताएं होंगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे कीमियागर एसोसिएशन में शामिल हो रहे हैं। इस तरह का व्यवहार वास्तव में लोगों को आकर्षित करता है। जियो यान ने लंबा लबादा प्राप्त किया और उस पर अपनी नज़र घुमाई। उसने देखा कि छाती के पास एक कीमियागर का बिल्ला रखा हुआ था। बिल्ले पर एक प्राचीन दिखने वाली औषधीय कड़ाई थी, जिस पर पारे जैसी दो लहरें थीं, जो हल्की सी मुड़ रही थीं, जैसे वे कोई जीवित चीज हों। काले लबादे पर अपनी हथेली फेरते हुए जियो यान को एक कोमल अनुभूति हुई, जो किसी महिला की कोमल त्वचा के समान थी। यह अत्यंत सुंदर था। तस्क डोउक्वी महाद्वीप में कीमियागर का काम निस्संदेह सबसे प्रतिष्ठित काम है। केवल इस लंबे लबादे के निर्माण में ही संभवतः 1 लाख से अधिक स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई होंगी। जियो यान ने काले रंग के लंबे लबादे को उलट दिया और बहुत आसक्त भाव से उसे देखा। इसके बाद उन्होंने अपना साधारण खुरदुरा बाहरी वस्त्र उतार दिया और उसे अपने शरीर पर खींच लिया। तुरंत ही काले लबादे ने उसकी त्वचा को छुआ, जिससे उसे ताजगी और आराम महसूस हुआ, मानो वह पानी की धुंध में डूबा हुआ हो। एक अजीब सी खुशबू भी चुपके से उसकी नाक में घुस गई और उसका थका हुआ दिमाग अचानक बहुत अधिक सक्रिय हो गया। 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद जियो यान का फिगर भी धीरे धीरे बढ़ गया था। यद्यपि उसका चेहरा अभी भी पतला दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जब उसने उपयुक्त काला लंबा लबादा पहन लिया था, तो उसमें एक हल्की सी सुरुचिपूर्ण भावना आ रही थी। उसके चेहरे पर बची हुई कोमलता भी पूरी तरह से छुपी हुई थी। ये देखकर कि जियो यान ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अल्केमिस्ट की लंबी पोशाक पहनने के बाद पूरी तरह से एक नए व्यक्ति में बदल गया था। फ्रैंक और एओटुओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। स्पष्टतः वे जियाओ यान की वर्तमान छवि से काफी प्रसन्न थे। हॉल के अंदर जू मेई और लिनफी, जो जियाओ यान को घूर रहे थे, उन्होंने उसमें परिवर्तन देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। अपनी जांच में वे बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए जियो यान के मुस्कुराते चेहरे पर कुछ देर तक रुके रहे। बहुत बढ़िया। अल्केमिस्ट लबादे से मिलने वाले लाभ को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद जियो यान ने सिर हिलाया और बार बार प्रशंसा की। जियो यान का संतुष्ट व्यवहार देखकर फ्रैंक मुस्कुराया। एक कीमियागर जो प्रभाव पैदा कर सकता था वह वास्तव में बहुत बड़ा था। इस प्रतिष्ठित व्यवसाय के लिए महान योग्यता वाले लोगों को एकत्रित करने के लिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने वास्तव में बहुत अधिक प्रयास किया था। ठीक है, परीक्षा खत्म हो चुकी है। सभी लोग कृपया तितर बितर हो जाएं। फ्रैंक ने हॉल की ओर मुंह करके हाथ हिलाया। इसके बाद वह जियाओ यान की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास समय है? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये सुनकर जियो यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये ठीक है। अध्यक्ष जी, मुझे भी कुछ बातें पूछनी हैं। मुझे आशा है कि आप मदद कर सकेंगे। हाँ। जू मेई, लिनफी, आप दोनों को उन अन्य लोगों का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है और टियर 1 कीमियागर बैज और लंबी पोशाक लेनी चाहिए। हमें अभी भी कुछ काम करने हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं जा सकते। जू मेई को देखकर मुस्कुराने के बाद फ्रैंक ने एओतुओ के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि वे दोनों हॉल से बाहर निकल गए। इस स्पष्टहीन व्यवहार को देखकर लिनफी केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकी। असंतुष्टि से उसने फ्रैंक की पीठ पर मुंह बनाया और बुदबुदाया, पूर्वाग्रह। चल दर। शिकायत करना बंद करो। उनमें शिक्षक को पक्षपाती बनाने की योग्यता है। यदि आप असंतुष्ट हैं, तो आप तुरंत जाकर टियर 2 कीमियागर की परीक्षा दे सकते हैं। जू मेई ने मुस्कुराते हुए कहा और वह उठकर हॉल से बाहर की ओर चली गई। हम्फ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लिनफेई ने धीरे से सूंघा। उसके कदम जू मेई के पीछे पीछे चले, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। वह मुश्किल से प्रथम श्रेणी की कीमियागर की परीक्षा देने के लिए पर्याप्त थी। एक टियर 2 परीक्षण। ऐसा नहीं था कि वह उतनी आत्म प्रशंसा में डूबी हुई थी जितनी वह दिखती थी। जियो यान, कृपया बैठ जाए, फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए जियो यान से कहा। अचानक एक कुर्सी पर बैठते हुए जियाओ यान ने बिना कोई बात घुमाए कहा, ग्रैंड मास्टर्स, यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया पूछें। अगर सवाल बहुत ज्यादा दखल देने वाले नहीं होंगे, तो मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। जब उसने ये कहा, तो जियो यान की आंखों में एक चालाकी सी चमक उठी। क्या ज्यादा दखलंदाजी थी या नहीं, यह उसके द्वारा निर्धारित किया जाता था। हे,
कितना चालाक और सतर्क युवक है। फ्रैंक ने अपना सिर हिलाया और हंसा। काफी दशकों तक जीवित रहने के बाद फ्रैंक स्वाभाविक रूप से जियो यान के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया। चूंकि आप पहले ही एसोसिएशन में पंजीकृत हो चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें कुछ प्रशासनिक कार्य करने की आवश्यकता थी। पहले से पंजीकरण जानकारी में आपके शिक्षक की भूमिका के संबंध में ये कुछ हद तक गलत लगता है। मेरी याददाश्त में जियामा साम्राज्य में याओ लाओ नाम का कोई कीमियागर ग्रैंड मास्टर नहीं था। फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि उसका हाथ उस जानकारी की ओर लहरा रहा था जिसे जियाओ यान ने पहले पंजीकृत किया था। मुझे खेद है, लेकिन जाने से पहले मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा था कि मैं उसके बारे में कोई भी जानकारी ना बताऊं। हालांकि उन्होंने कभी एसोसिएशन के साथ पंजीकरण नहीं कराया है। जियो यान ने जवाब देते हुए अपने हाथ फैला दिए। ये सुनकर फ्रैंक और एओतुओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बच्चे के मुंह से उसके शिक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव था। ठीक है, चूंकि आप बताने को तैयार नहीं हैं, इसलिए हम आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। जियामा साम्राज्य में वास्तव में कुछ मजबूत लोग हैं जो नहीं चाहते कि दूसरे उनके बारे में जानें। आह भरते हुए एओतुओ ने एक क्षण सोचा और फिर पूछा, आखिरी सवाल। उस बैंगनी रंग की लौ के बारे में जिसे आप नियंत्रित कर रहे थे। आप ये भी जानते होंगे कि आपकी वह ज्वाला कोई स्वर्गीय ज्वाला नहीं है ना? हाँ, यह अच्छा होगा अगर ये। मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने आधे सच में कहा, वह बैंगनी लौ कुछ ऐसी चीज है जिसे मैं संयोग से नीलम पंख वाले शेर से प्राप्त करने में कामयाब रहा। मुझसे विस्तार से यह मत पूछिए कि मैंने इसे कैसे प्राप्त किया। जब मैं मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में उससे मिला तो उसने बिना किसी कारण के मुझ पर आग उगल दी। यदि मेरे पास ऐसा कुछ न होता जो मेरे जीवन की रक्षा करता, तो हो सकता था कि मैं उसी समय भस्म हो जाता। घटना के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर में एक अतिरिक्त बैंगनी लौ थी। एमेथिस्ट पंख वाला शेर। ये सुनकर फ्रैंक और एओतुओ दोनों क्षण भर के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। कोई आश्चर्य नहीं, यह एक एमेथिस्ट पंख वाले शेर से निकलने वाली बैंगनी ज्वाला है। मैं बस सोच रहा था कि इसमें हल्का सा हिंसक और जंगली चरित्र क्यों था। आप सचमुच भाग्यशाली हैं कि आपको यह चीज मिल सकी। उस समय काफी संख्या में कीमियागर भी थे जो इसकी ज्वाला को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहे थे। दुख की बात है कि अंत में वे सभी असफल हो गए। उफ, भूल जाओ। मूलतः हमने आपसे कोई जानकारी नहीं मांगी। फ्रैंक ने अपना हाथ हिलाया और असहाय होकर कहा, हमें बस अपनी समस्या बताओ। हाँ, जियोयान ने अपना मुंह खोला और हंस दिया। फिर उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और उन दोनों को गौर से देखने लगा। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि क्या आप ग्रैंड मास्टर मुझे ये जांचने में मदद कर सकते हैं कि क्या किसी अन्य कीमियागर के पास यह है। क्या बात है? बर्फ आत्मा ठंडा फव्वारा। बर्फ आत्मा ठंडा फव्वारा। जियोयान का नाम सुनकर फ्रैंक और एओतुओ एक पल के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गए। एक क्षण बाद उन्होंने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, छोटे लड़के, आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती आध्यात्मिक घटक है। आपकी वर्तमान क्षमता को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको इस तरह की चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए जियोयान ने स्पष्टता से कहा, मुझे वास्तव में इस चीज की जरूरत है। ग्रैंड मास्टर्स, क्या आप अल्केमिस्ट एसोसिएशन में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास यह है? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इसके बदले में एक बड़ी रकम दे सकता हूं। बड़ी रकम? जियोयान, आपको पता होना चाहिए कि यह आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जिसे सोने के सिक्कों से नहीं मापा जा सकता। इसके अलावा अगर किसी के पास ये चीज हो भी, तो भी उसके बदले में कुछ लेना आपके लिए मुश्किल होगा। फ्रैंक ने अपना सिर हिलाया और कहा, हे, बेशक मुझे ये पता है। क्या आप ग्रैंड मास्टर कृपया मेरी जांच में मदद कर सकते हैं? अगर सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यह है, तो मैं कुछ ऐसा निकाल सकता हूं जिससे वह संतुष्ट हो जाएगा। जियोयान ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जियोयान की जिद देखकर फ्रैंक ने अपनी बूढ़ी भौहें एक साथ दबा लीं। फिर उसने एओतुओ की ओर एक नजर डाली और फिर असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। एओतुओ उठे और जियोयान को ये बात बताई, फिर वह मुड़कर अध्ययन कक्ष के भीतरी भाग में चले गए। ये बूढ़ा आदमी ब्लैक रॉक सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। यद्यपि वह अक्सर बहुत आलसी होता है और एसोसिएशन में काम करने के लिए शायद ही कभी परेशान होता है, लेकिन आमतौर पर व्यापारिक सौदों जैसी चीजों का प्रभार उसके पास ही होता है। फ्रैंक ने जियाओयान को देखकर मुस्कुराया, जबकि उसकी नज़र एओतुओ के प्रस्थान करने वाले आकार पर थी। जियोयान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे से अपना हाथ कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रख दिया।
उसकी उंगली उस पर हल्के से ढोल बजाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके शांत चेहरे पर तत्काल प्रतीक्षा की हल्की सी झलक थी। धीरे से अपना चाय का कप उठाकर एक घूंट लेते हुए फ्रैंक ने लापरवाही से अपनी आंखें उठाईं और जियाओयान को शांत होने का नाटक करते हुए देखा। वह जिज्ञासावश ये सवाल पूछे बिना न रह सका, क्या वह आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन सचमुच उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है? जियोयान ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर एओ तुओ ने एक मोटी, प्राचीन दिखने वाली किताब को गले लगाया और भीतरी कमरे से बाहर चला गया। उसने उसे धीरे से मेज पर रख दिया, घूमा और जियाओयान की ओर मुंह करके अपना सिर हिलाया। असहाय स्वर में उसने कहा, मुझे खेद है। मैंने एक्सचेंजों के सभी नवीनतम रिकॉर्ड खोजे हैं, लेकिन मुझे आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। ये वस्तु सचमुच बहुत दुर्लभ है और इसे संरक्षित करने के लिए आवश्यकताएं अत्यंत सख्त हैं। मुझे याद है कि एक बार एक चौथी श्रेणी का अल्केमिस्ट था जिसने सौभाग्य से एक अत्यंत ठंडे स्थान से आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन खोज निकाला था। हालांकि अनुचित संरक्षण विधि के कारण यह एक सफेद वाष्प में बदल गया और गायब हो गया। एओ तुओ को बोलते समय थोड़ी दया महसूस हुई। ये सुनकर जियोयान ने फिर से आह भरी, उसका चेहरा निराशा से भर गया। अपना सिर हल्के से हिलाने के बाद उसने उसे ऊपर उठाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर सचमुच कोई नहीं है तो भूल जाओ। मैंने तुम दोनों को परेशान किया है। जियोयान के चेहरे पर निराश भाव देखकर फ्रैंक ने असहाय होकर अपना हाथ हिलाया। वह पलटा और एओ तुओ से धीरे से पूछा, क्या सचमुच कोई नहीं है? एओ तुओ ने अपने हाथ में मोटी किताब थपथपाए और अपना सिर हिलाया, वास्तव में वहां कोई नहीं है। अगर यह यहाँ नहीं है तो मेरा सुझाव है कि आप इसे देखने के लिए नीलामी घर में जाएं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो हो सकता है कि आपको संयोगवश यह मिल जाए। फ्रैंक ने जियोयान को सांत्वना देने के प्रयास में कहा। जियोयान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह मन ही मन इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि यदि यह ऐसी चीज है जो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास नहीं है तो उसे नीलामी घर में ऐसा दुर्लभ खजाना ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी। उफ, चूंकि मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहां से चला जाऊंगा। निराश भाव से खड़े होकर जियोयान ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और दोनों की ओर इशारा किया, फिर मुड़कर अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। जियोयान की निराश सूरत देखकर एओ तुओ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसने पुकारा, रुको। हाँ। जियोयान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने पलटकर एओ तुओ को देखा जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या तुम्हें सचमुच उस आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन की जरूरत है? एओ तुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, मुझे सचमुच इसकी जरूरत है। जियोयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। एओ तुओ को देखते हुए, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसका दिल थोड़ा सा धड़कने लगा। उनकी आवाज में थोड़ी खुशी थी जब उन्होंने कहा, ग्रैंड मास्टर एओ तुओ, क्या आपके पास आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन है? एओ तुओ के अलावा फ्रैंक भी हैरान होकर एओ तुओ को देख रहा था। स्पष्टतः वह भी मामले से बाहर था। हाँ, सचमुच मेरे पास वह चीज नहीं है। एओ तुओ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जब उसने देखा कि जियोयान एक बार फिर निराश हो गया है तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वह चीज पहले भी किसी अजनबी आदमी के घर पर देखी है। ओह! ये सुनकर जियोयान की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने जल्दी से पूछा, वह कौन है? कहाँ है वह? ओह, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप बहुत भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह संभव नहीं है कि आपको उस आदमी से वह मिलेगा जो आपको चाहिए। एओ तुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जियोयान ने झिझकते हुए जवाब दिया। ये जाने बिना कि किस प्रकार की शर्तें लगाई जा सकती हैं, स्वाभाविक रूप से उन्होंने बहुत अधिक आश्वस्त दिखने का साहस नहीं किया। बूढ़ा आदमी, आप गूते के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वह बूढ़ा आदमी जो खजाने को अपने जीवन की तरह महत्व देता है ना? फ्रैंक, जो अपनी भौहों को कसकर दबा रहा था, अचानक आश्चर्य से बोला। हाँ, ये वही अजीब बूढ़ा आदमी है। पिछली बार जब मैं उनके घर गया था तो मैंने उन्हें आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन का जिक्र करते हुए सुना था। लेकिन वह बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत तुच्छ है। वह मुझे देखने तक को तैयार नहीं था। एओ तुओ ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा। अगर उसके पास वास्तव में आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन है तो मुझे नहीं लगता कि जियोयान उसके हाथों से इसे सफलतापूर्वक बदल पाएगा। फ्रैंक ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वह जियाओयान को जिस नज़र से देखता था उसमें कुछ दया थी। ये गूते कौन है? फ्रैंक द्वारा उस नज़र से घूरे जाने के बाद थोड़ा असहज महसूस करते हुए जियोयान ने परेशान स्वर में पूछा। वह आदमी भी एक कीमियागर है। हालांकि वह केवल तीसरे स्तर का है, लेकिन उसका प्रचुर संग्रह जियामा साम्राज्य के किसी भी कीमियागर को ईर्ष्या की ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। एओ तुओ ने प्रशंसा करते हुए अपना सिर हिलाया और जीभ चटकाई।
वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन का सदस्य नहीं है? जियो यान ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, उस आदमी का चरित्र बहुत अजीब है। औषधि को परिष्कृत करने में उनकी प्रतिभा काफी अच्छी है, लेकिन वह विभिन्न दुर्लभ और विचित्र सामग्रियों को इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं, जिसके कारण वह तीसरे स्तर के कीमियागर बने हुए हैं। उनकी भोग विलास की सीमा कुछ हद तक मानसिक रूप से अस्वस्थ स्तर तक पहुंच चुकी है। जब गूते को पता चलता है कि किसी के पास कोई अच्छी चीज है, तो वह बार बार मालिक को परेशान करता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य लोग बहुत निराश हो जाते हैं और उन्हें भयानक सिर दर्द हो जाता है।